हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, इस सेट को पढ़ाने से पहले हम कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। दरअसल हमारा उद्देश्य है आपको एक नौकरी दिलाना। क्लियर? ये जो प्रैक्टिस सेट हमारा द्वारा हैंड रिटेन नोट्स बनाए गए हैं, इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। ये प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी करा चुके हैं, पीपीटी फॉर्म में अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी कर चुके हैं। हमारा उद्देश्य यही कि जो आप लोग प्रैक्टिस सेट किए, हमने जो कराए, उनके आप किस तरह से नोट्स बनाएंगे, वो हम आज आपको एक एज अ डेमो क्लास दिखाएंगे। किस तरह से पढ़ना है, मल्टीपल रिवीजन कैसे करना है, हमारा उद्देश्य यही है। आप नोट्स कैसे बनाएं और प्रॉपर तरीके से आपको कम समय में कैसे हम रिवीजन कराएं, ताकि आप जो पढ़े हुए हैं वो एटलीस्ट माइंड में याद होना चाहिए। क्लियर? तो यदि इसकी ये नोट्स कैसे बनाने हैं, ये आपको चाहिए, हमें कमेंट करके बताएं। कैसा लगा ये हमारा तरीका, ये भी बताएं, ताकि आगे आपको इस तरह से वीडियो लाएं। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। इस सेट में हम लोग 4 पेज हैं और 4 पेज को हम लोग बहुत कम समय में कर सकते हैं। क्लियर? तो इसका ये फ़ायदा ये होगा कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकेंगे। तो ये स्टोर कीपर का पेपर है, जो कि अभी यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा कराया गया था। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या था कि इसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार, कॉमा, एनएचएफएस के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर पूछा था। तो उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर 80.2% है इस रिपोर्ट के अनुसार, और NHFS 5 के अनुसार। पहले हम जान लेते हैं कि अब ये NHFS है क्या। NHFS 5 कब आया? 2019-22-21 में आया, इस बात को याद रखेंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे। क्लियर? ये भी पता होना चाहिए ना, बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होगा, हो सकता है कि आपको पता हो। ये तो यहाँ पर प्रश्न पूछा था, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड हमें और फैक्ट जानने होते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, महिला साक्षरता दर भी पूछा जा सकता था। इस रिपोर्ट के अनुसार महिला साक्षरता दर 66.6% है, ये याद रखेंगे। फिर इस रिपोर्ट के अनुसार हमने जब डेटा निकाला, तो अर्बन शहर में हम लोगों ने देखा, शहरी शहरों में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 84.1%। ये भी डेटा पूछा जा सकता है, और आजकल पैटर्न तो आप देख रहे हैं किस तरह से आ रहा है। वहीं शहरी इलाके में महिला साक्षरता दर 77.2% है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की देखें, इसी रिपोर्ट के अनुसार 81.2% पुरुष साक्षरता दर है, जबकि 62.4% महिला साक्षरता दर है। बात समझ में आई? अब यही डेटा साक्षरता दर के मामले में 2011 की जनगणना के अनुसार थोड़ा बदला हुआ है। अगर हम उत्तर प्रदेश की ओवरऑल साक्षरता दर देखें, तो 67.60% है, ये भी पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश की ओवरऑल साक्षरता दर कितनी है? 67.7% है। इस ओवरऑल साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर 77.3% है, वहीं महिला साक्षरता दर 57.2% है। ये बात समझ में है? अगर हम उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर के मामले में स्थान देखें, तो उत्तर प्रदेश का पूरे यूनियन टेरिटरीज और राज्यों को मिलाकर उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन एक बार आ चुका है और इम्पोर्टेंट है। भाई, सिर्फ और सिर्फ हम राज्यों के मामले में देखें, तो उत्तर प्रदेश का 22वां स्थान है। समझ में आ गया ये बात? इसके अलावा ये भी तो पूछा जा सकता है कि साक्षरता दर के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये क्रम देखते हैं, 3 याद होनी चाहिए एटलीस्ट। गौतम बुद्ध नगर सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला है। परसेंटेज अगर देखें यहाँ पर, तो 80.1% यहाँ के लोग साक्षर हैं। वह दूसरे नंबर पर अपना कानपुर नगर आता है, जहाँ की परसेंटेज 79.7% है। तीसरे नंबर पर औरैया जिला आता है, जो कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। 78.9% इसकी साक्षरता दर है। इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस याद रखेंगे। भाई, अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले, श्रावस्ती न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, जिसका परसेंटेज देखें तो 46.7% है। वहीं बहराइच दूसरे नंबर पर है, जिसका साक्षरता दर 49.4% है। तीसरे नंबर पर आपका बलरामपुर आता है। क्लियर? 49.5%। बात समझ में है? ये प्रश्न मात्र इतना पूछा गया था, लेकिन हम लोगों ने वहां से लेकर कितनी जानकारी इकट्ठा किया, एटलीस्ट ये माइंड में याद होने चाहिए। क्लियर? तभी तो हम आगे प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 वहां पर क्या पूछा था कि लखनऊ कला शैली का विकास किस नवाब के अधीन हुआ? ये पूछा था, लखनऊ शैली का विकास किस नवाब के अधीन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ कला शैली का विकास ज्यादातर आसफ उद्दौला के शासनकाल में हुआ। यह समझ में है?
अब इनसे रिलेटेड और क्या फैक्ट बन सकता था? इन्होंने क्या किया था, राजधानी फैजाबाद, पहले अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद। तो इन्होंने लखनऊ शिफ्ट की। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ किसने शिफ्ट की? आसाफुद्दौला ने शिफ्ट की, याद रखेंगे। इन्होंने किन-किन चीज़ों का निर्माण कराया, इस पर अगर हम नज़र डालें, तो रूमी दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया? आसाफुद्दौला ने कराया, ये प्रश्न पूछा जाता है। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण आसफुद्दौला ने कराया। आसफी मस्जिद का भी निर्माण आसफुद्दौला ने कराया। दौलत खाना का निर्माण आसफुद्दौला ने कराया और बिबियापुर कोठी का निर्माण आसफुद्दौला ने कराया और चौक बाजार का निर्माण आसफुद्दौला ने कराया। ये सभी हैं कहाँ? ये सभी आपके लखनऊ में, इस बात को याद रखेंगे, पूछा जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न 1262 जब जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, पूछा गया था कि रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? तो रूमी दरवाजा की ऊंचाई 60 फीट ऊंचा है। इसके अलावा जब हमने बड़ा इमामबाड़ा के बारे में जाना, तो बड़ा इमामबाड़ा एक हॉल है। इसकी छत पर जाने के लिए आपको कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसको नज़र में रखते हुए, तो अगर आप बड़ा इमामबाड़ा की छत पर जाना चाहते हैं, तो आपको 84 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। इम्पोर्टेंट है, कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी? 84 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वहाँ पर क्या पूछा था कि कोशवाणी पूछा गया था। मतलब पूछा था कि उत्तर प्रदेश की उस वेबसाइट का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय सेहत की देखभाल करने और सरकारी लेन-देन में पारदर्शिता लाने के लिए बनाई गई है। तो उत्तर प्रदेश की वित्तीय सेहत की देखभाल करना और सरकारी लेन-देन के लिए आपका कोशवाणी वेबसाइट को डेवलप किया था। कोशवाणी वेबसाइट कब लॉन्च हुई, ये भी याद रखेंगे। तो इसको 2023 में लॉन्च किया गया था और ये एक उत्तर प्रदेश सरकार का एक वेबसाइट है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखें, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से लेकर 2030, ये इंपॉर्टेंट है। सभी फैक्ट इसके याद रखेंगे क्योंकि जनसंख्या नीति से रिलेटेड प्रश्न आ सकता है। तो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति कौन सी 2021 से लेकर 2030 है, ये समय भी याद रखेंगे। इस योजना को या सॉरी इस नीति को अनावरण कब किया गया था? 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस योजना का अनावरण किया गया था। 11 जुलाई को आप जानते हैं विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसी दिन इस जनसंख्या नीति को लॉन्च किया गया था या अनावरण किया गया था। हमारी इस उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का टारगेट क्या है? वो टारगेट से रिलेटेड पूछा गया था। ये वाला प्रश्न पूछा गया था। तो कुल प्रजनन दर उत्तर प्रदेश में, जिसे हम टीएफआर बोलते हैं, 2026 तक हम 2.1% लाना चाहते हैं कुल प्रजनन दर, और 2030 तक कुल प्रजनन दर को हम 1.9 लाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का ये कुल प्रजनन दर पर टारगेट है। वहीं अगर हम दूसरा टारगेट देखें, 0 से लेकर 1 वर्ष आयु में शिशु मृत्यु दर। दरअसल क्या है कि हर देश में या अपने उत्तर प्रदेश में बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, तो 0 से लेकर 1 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्रति 1000 में हम क्या करते हैं, इसको कम करना चाहते हैं कि कम मृत्यु हो शिशुओं की। तो 2026 तक हमारा टारगेट है 32 लाना। तो इसका मतलब क्या है कि 32 से ज़्यादा लोग मर रहे होंगे, बच्चे मर रहे होंगे, लोग सॉरी तो 1000 बच्चों में हम चाहते हैं कि 32 तक ला दें 2026 तक, और 2030 तक हम और अच्छे सुधार करें अपने हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो हम क्या कर दें 22 तक ला दें। इससे और कम धीरे-धीरे आते जाएँगे। तो हमारा टारगेट क्या है? 0 से लेकर 1 वर्ष की आयु में शिशु मृत्यु दर 32 लाना चाहते हैं, 2026 तक का टारगेट है, और 2030 तक 22 का टारगेट है। इसके अलावा देखा गया है कि 0 से 27 दिन के आयु की जो नवजात बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है, शिशुओं की मृत्यु होती है, उनका टारगेट क्या है? 2026 तक हम 22 लाना चाहते हैं और 2030 तक 12 करना चाहते हैं। वहीं अगर हम 5 वर्ष से कम उम्र की आयु मृत्यु दर देखें, तो 2026 तक का टारगेट हमारा 35 लाना है। वहीं 2030 तक का टारगेट है 25 तक लाना। अगर हम अपनी जीवन प्रत्याशा को देखें, मतलब मोस्टली मनुष्य आदमी कितना जी रहा है, तो अभी लगभग वर्तमान समय में 64.3% औसत आयु है। क्लियर? 2026 तक इसे हम बढ़ाना चाहते हैं। औसत आयु तो हम लोग बढ़ाना चाहेंगे ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा जिएँ, अच्छा खान-पान हो। तो 66 वर्ष तक लाना चाहते हैं हम 2026 तक, और 2030 तक 69 वर्ष लाना चाहते हैं। क्लियर? अगर हम मातृ मृत्यु दर देखें, माताओं की जो मृत्यु हो जाती है बच्चे को जन्म देते समय, तो 1 लाख जीवित जन्म पर देखेंगे। 2026 तक हम लाना चाहते हैं 150, और 2030 तक कम करना चाहते हैं 98 तक। वर्तमान में लगभग 1 लाख में लगभग 197
महिलाएं बच्चों को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये टारगेट है, याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्या कह रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के बारे में पूछा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया? महन सिंह टिकैत ने किया था। ठीक, महन सिंह टिकैत ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और ये हुआ कहाँ था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था। यार याद रखेंगे इस किसान आंदोलन की, अप्रैल 1987 को ये हुआ था। ये क्यों हुआ था? यहाँ पर ये रीजन पूछा था कि 1887 का किसान आंदोलन जिसका नेतृत्व महन सिंह टिकैत ने किया था, ये क्यों हुआ था? ये आंदोलन हुआ था बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि। बिजली दरों में वृद्धि हो गई थी, इसलिए ये आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन को अब भारतीय किसान यूनियन द्वारा चलाया गया था। क्लियर? ये आंदोलन हुआ कहाँ था? ये शामली में हुआ था और शामली में कहाँ? करमू खेड़ी में। इसलिए ये आंदोलन जाना जाता है, करमू खेड़ी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, किसान आंदोलन। क्लियर? तो कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किसान आंदोलन कब हुआ? अप्रैल 1987 को हुआ। लीड किसने किया था? महन सिंह टिकैत ने। रीजन क्या था? बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि। नेक्स्ट ये कुछ बुक्स हैं। अनुज तिवारी की बुक याद रखेंगे। बाराबंकी द प्रोफेसर किसकी है? अनुज तिवारी की है। जियो बनारस नाम की पुस्तक आपकी विश्वनाथ घोष की है। भाई मदारीपुर जंक्शन की बात करें तो बालेंदु द्विवेदी की है। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला ये अमिश त्रिपाठी की है। इसके बाद पूछा गया था कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के बारे में पूछा गया था, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2017 में हुई थी। क्लियर? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अक्टूबर 2017 में हुआ था। पारिवारिक वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए इसका लाभ लेने के लिए? तो परिवार की 2 लाख रुपए तक वार्षिक आय होनी चाहिए। इसमें लड़के की आयु कितनी होनी चाहिए शादी के लिए? 21 वर्ष होनी चाहिए शादी की तारीख तक। क्लियर? और कन्या की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, इसकी भी विवाह की तारीख तक। इसमें किन-किन का विवाह हो सकता है? इसमें अविवाहित लड़की के विवाह हो सकता है, कोई विधवा है उसका भी विवाह इस सामूहिक विवाह के अंतर्गत हो सकता है, और तलाकशुदा कोई महिला है उस वो भी इसमें कर सकती है, लेकिन तलाक उसका कानूनी रूप से हो सकता है। वर्तमान में राशि कितनी दी जाती है? पहले राशि इसमें 51,051,000 रुपए थी, याद रखेंगे। इसमें राशि ही पूछा गया था। तो 1 लाख रुपए इस योजना के तहत दिया जाता है, जिसमें से 60,000 रुपए लड़की के खाते में जाते हैं, बाकी रुपयों का सामान-आमान लेकर दे दिया जाता है। अगला क्या है? यूपीबीएसएन। यूपीबीएसएन का मतलब क्या होता है? उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। इसका हेडक्वार्टर पूछा गया था कहाँ पर है? लखनऊ। इसके साथ-साथ हमें याद रखना होगा यूपीबीएसएन की स्थापना कभी 1978 को उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति की विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण मानचित्र और दस्तावेजीकरण किया गया था 2009-10 में। किसके द्वारा किया गया था ये बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान द्वारा किया गया था, और ये है कहाँ पर? लखनऊ में है। क्लियर? नेक्स्ट अगला पूछा था कि अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन आपको पता होगा। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। इसके अलावा हम जानेंगे अयोध्या के बारे में और क्या-क्या प्रश्न बन सकते थे। अयोध्या की अगर हम बात करें तो अयोध्या आपका एक मंडल है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, जिनमें से अयोध्या भी आपका एक मंडल है। अयोध्या मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं, इसको याद रखेंगे। अयोध्या, सुल्तानपुर अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। बाराबंकी अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। अमेठी अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है, जबकि अंबेडकर नगर अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ है? इंपॉर्टेंट है, बहू बेगम का मकबरा अयोध्या में है। ये बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर है? अयोध्या में है। ये शुजाउद्दौला की पत्नी थी। क्लियर है? याद रखेंगे। परिक्रमा मेला कहाँ लगता है? अयोध्या में लगता है। दीपोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका अयोध्या में मनाया जाता है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, भरत कुंड कहाँ पर है? भरत कुंड आपका अयोध्या में। रत्नागिरी मंदिर कहाँ मिलेगा? आपको अयोध्या में मिलेगा। कनक भवन मंदिर कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। कनक भवन मंदिर आपका अयोध्या में है। इसके अलावा अयोध्या में राज विद्यालय क्रीड़ा संस्थान है, याद रखेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अगर अयोध्या की बात करें तो गुड़ यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के अंतर्गत देखें तो एथलेटिक्स अयोध्या का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है। इसके अलावा क्वीन हो मेमोरियल पार्क कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, क्वीन हो मेमोरियल पार्क आपका अयोध्या में है।
भारतीय मंदिर वास्तुकला का संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? भारतीय मंदिर वास्तुकला का संग्रहालय, जो कि भारत का पहला ऐसा संग्रहालय है, और इसको बना हुआ कौन रहा है, किसकी सहायता से बनाया जा रहा है? ये टाटा ग्रुप की सहायता से बनाया जा रहा है। ठीक। देश का पहला सोलर शहर किसे बनाया जा रहा है? देश में कई सॉरी, प्रदेश का पहला सोलर शहर आपका अयोध्या को बनाया जा रहा है। 1800 आप जानते हैं कि काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। इस काकोरी कांड के तहत अशफाक उल्लाह को फांसी कहाँ पर दी गई थी? अयोध्या में फांसी दी गई थी, फैजाबाद में फांसी दी गई थी। अयोध्या का मतलब फैजाबाद। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, कृषि विश्वविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? याद रखेंगे, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका अयोध्या में है, और 1974 में ये स्थापित हुआ था। इसके अलावा याद रखेंगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय कहाँ पर है? यहाँ पे याद रखेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय भी होगा यहाँ पर। ये 1975 में बना था। इसके अलावा यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्लियर? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अयोध्या में। तो सब अगला पॉइंट याद रखेंगे कि जटायु क्रूज सेवा, अ, अयोध्या में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है। ये सरयू नदी पर प्रारंभ की गई है। कहाँ पर की गई है? जटायु क्रूज सेवा किस नदी पर की गई है? सरयू नदी पर की गई है। इस बात को याद रखेंगे। और कहाँ पर? अयोध्या में। और ये कब प्रारंभ की गई थी? सितंबर 2023 में जटायु क्रूज सेवा को प्रारंभ किया गया था अयोध्या में। इसके अलावा अयोध्या में आपका लाइफ कार्यक्रम हुआ था। क्लियर? लाइफ नाम से एक कार्यक्रम हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि लाइफ कार्यक्रम कहाँ पर हुआ था? आपका अयोध्या में हुआ था। लाइफ की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, तो लाइफ की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंट है, लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है। इसको किसने कराया? ये भी याद रखेंगे। तो इसको सुलभ IIHS द्वारा किया गया है। याद रखेंगे, सुलभ IIHS ने लाइफ कार्यक्रम कराया। और ये लाइव कार्यक्रम हुआ कब था? 16 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक हुआ था, और ये 2023 में हुआ था। याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर भारत माता अशोक जी सिंगल बेद पुरस्कार 2024 दिया गया। ठीक। भारत माता अशोक जी सिंगल बेद पुरस्कार कहाँ पर दिया गया था? ये अयोध्या में इसका वितरण किया गया था। योगी जी द्वारा अयोध्या में इसका वितरण हुआ। ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला पॉइंट याद रखेंगे, एका आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न पूछा था। एका आंदोलन कब हुआ था? ये 1921-22 में हुआ था। एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? मेन लीडर इसके मदारी पासी थे। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? मदारी पासी। ये एका आंदोलन कहाँ-कहाँ तक फैला? ये लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में फैला। ये आपका लखनऊ में, सीतापुर, मलिहाबाद, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर और फर्रुखाबाद, और इन कई जिलों में ये फैला था। ये पूछा जाता है कि इसका विस्तार कहाँ-कहाँ था? इस एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? एका आंदोलन हुआ क्यों? इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि किसानों के बीच सांप्रदायिक एकता को बनाए रखना तथा जमींदारों के शोषण का विरोध करना इसका उद्देश्य था। इसके अलावा कुछ किसान सभाएं और हम याद रखेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश किसान सभा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है। उत्तर प्रदेश किसान सभा कब गठित हुई थी? 1918 को उत्तर प्रदेश किसान सभा गठित हुई। इसका गठन किनके द्वारा किया गया? गौरी शंकर, ट्रिपल एम का मतलब है मदन मोहन मालवीय और इंद्र नारायण मिश्र, इन 3 जन के द्वारा उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया था। इसके बाद याद रखेंगे अवध किसान सभा। अवध किसान सभा का गठन 17 अक्टूबर 1920 को हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये भी। अवध अवध किसान सभा का गठन 17 अक्टूबर 1920 को हुआ था। किनके द्वारा किया गया था? बाबा रामचंद्र द्वारा किया गया था, और इन्होंने कहाँ से किया था? प्रतापगढ़ से किया था। क्लियर है? ये बात समझ में आई? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? हाँ, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र पूछा गया था। IRS रिसोर्सेज सेट टू 2017-18 का पूछा था। तो 2017-18 में उत्तर प्रदेश का वन क्षेत्र था आपका 14,805.6 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? ये तो 2017-18 का था, लेकिन हमें लेटेस्ट याद होना चाहिए। अगर हम IFSR 2021 की बात करें, ये 17-18 का था। 2021 के अनुसार अगर हम देखें, तो उत्तर प्रदेश में कुल वन क्षेत्र अब 17,384 वर्ग किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वर्तमान में कितना है? 17,384 वर्ग किलोमीटर है इस रिपोर्ट के अनुसार। ये जो टोटल इतना वन क्षेत्र है, ये उत्तर प्रदेश के टोटल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? 7.22% है। इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है।
अगर हम इसमें कुल बनावरण की देखें, उत्तर प्रदेश का कुल बनावरण वर्तमान में 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है। पहले कितना था? 14,800। अब कितना है? कुल बनावरण की बात करते हैं, ये तो वन क्षेत्र था। तो कुल बनावरण 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है। ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। इसमें कुल कितनी वृद्धि की गई? ठीक है, पिछली रिपोर्ट के अनुसार 12.24 किलोमीटर की वृद्धि की गई। उत्तर प्रदेश में वर्तमान इस रिपोर्ट के अनुसार देखें, कुल वृक्षावरण की बात करें तो 7,421 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण है। परसेंटेज में देखें तो 3.08% है। अधिकतम वनावरण जिला कौन सा है? ये भी पूछा जा सकता है। सोनभद्र अधिकतम वनावरण वाला जिला है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भाई अगर पूछा जाए न्यूनतम वनावरण वाला जिला, भदोही आपका न्यूनतम वनावरण वाला जिला है। भदोही को आप जानते हैं संत रविदास नगर भी कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि मंडल से रिलेटेड, ठीक है, ये पूछा था कि निम्न में से बदायूं कौन सा मंडल नहीं है? तो बदायूं अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। भाई अगर हम अलीगढ़ को डिस्कस में लें तो अलीगढ़ आपका एक मंडल है। अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 4 जिले आते हैं। इनमें से आपका अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज, याद रखेंगे। अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज इसके अंतर्गत आते हैं। तालों के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तालों के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। सर सैयद अहमद खान की कर्म भूमि रही है क्या? अलीगढ़। हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है आपका? इंपॉर्टेंट है। हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र आपका अलीगढ़ में, ये इंपॉर्टेंट है और इसकी स्थापना जो है 1942 में हुई थी और ये उत्तर प्रदेश का पहला ताप विद्युत गृह है। इस बात को याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश का पहला ताप विद्युत गृह आपका हरदुआगंज है। ठीक है, बाकी अलीगढ़ में आपको सेका झील पक्षी विहार मिलता है, इंपॉर्टेंट है। सेका झील पक्षी विहार कहाँ पर है? अलीगढ़ में। इसका एरिया 0.40 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार सेका झील पक्षी विहार कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। वहीं अगर हम बदायूं की बात करें, बदायूं किस मंडल के अंतर्गत आता है? बदायूं बरेली मंडल के अंतर्गत आता है। और बरेली मंडल की अगर हम बात करें तो बरेली मंडल में 4 जिले आते हैं, जिनमें से आपका बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर। दूसरा, बदायूं में आपको क्या मिलेगा? बदायूं में एक सीबीजी प्लांट लगाया गया है, उद्घाटन हुआ है। संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का, ये करंट का क्वेश्चन है, कहाँ पर है? बदायूं में है। और इसको किसके द्वारा लगाया गया है? एचपीसीएल द्वारा लगाया गया है। एचपीसीएल का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी याद रखेंगे। बदायूं को अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें, जरी दो जो भी यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। बदायूं में इंपॉर्टेंट है। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। और अब्दुल कादिर बदायूनी का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में। इनके नाम में ही बदायूनी है, तो इसे भी लगा सकते हैं। अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट ये कि रामचरितमानस की रचना किस विक्रम संवत में की गई थी? ये पूछा गया था। तो रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने 1631 ईस्वी में किया था और रामनवमी के अवसर दिन में किया था। क्लियर, ये याद रखेंगे, 1631 रामनवमी। बाकी रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस की अगर हम बात करें तो ये अवधी भाषा में लिखा गया और किनके द्वारा लिखा गया? तुलसीदास जी के बारे में लिखा गया। प्रश्न मात्र इतना पूछा गया था, लेकिन हमें तुलसीदास जी के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाते हैं। तुलसीदास जी के जन्म की अगर हम बात करें तो सन 1589 ईस्वी को तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? राजापुर गांव में हुआ था। कहाँ पर? चित्रकूट में, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे, माताजी का नाम खुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली है, ये याद रखेंगे। इनके बचपन का नाम राम बोला है। क्लियर। इनको बचपन में क्या कहते थे? राम बोला बोला जाता था। अगर तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम पूछें तो नरहरिदास इनके गुरु हैं और इनकी डेथ की बात करें तो 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी एक पत्रिका याद रखेंगे, विनय पत्रिका। वैसे तो तुलसीदास की जितनी भी पत्रिकाएं हैं वो अवधी भाषा की हैं, क्योंकि ये अवधी भाषा की कवि रहे हैं। लेकिन विनय पत्रिका एकमात्र इनकी रचना है जो ब्रज भाषा में है, इंपॉर्टेंट है। बाकी तुलसीदास जी को वाल्मीकि का अवतार भी कहा जाता है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। अगले अगर हम पॉइंट को डिस्कस करें तो यहाँ पर पूछा गया पेशा। पेशा का मतलब है पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। ठीक है, पेशा क्या था? कि जनजातीय क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए पेशा आया था। और ये कब एक्ट आया था? यहाँ पर ये पूछा गया था 1996 को आया। पेशा एक्ट कब आया? 1996। पेशा एक्ट कब आया? 1996। क्यों आया था? ये जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए आया था। ये किस समिति के रिकमेंडेशन से आया? तो याद रखेंगे, इस एक्ट को भूरिया समिति के कहने पर लाया गया था।
भूरिया समिति की अगर हम बात करें तो भूरिया समिति के अध्यक्ष थे दिलीप सिंह भूरिया, याद रखेंगे। ये कितनी सदस्यीय समिति थी? इसमें 22 सदस्य थे। इस समिति का गठन जून 1994 में किया गया था। इस समिति का गठन का उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनकी स्थिति का अध्ययन करना। तो इन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने बताया कि भारत में एक पैसा एक्ट आना चाहिए। क्लियर? इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी सरकारी संस्था कौन है? ये जो सांख्यिकी पत्रिका है, इसका प्रकाशन उत्तर प्रदेश की कौन सी संस्था करती है? तो ये उत्तर प्रदेश के योजना आयोग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग द्वारा की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि राजा हर्षवर्धन, जिनका कार्यकाल 1606 से लेकर 1647 ईस्वी तक रहा, इनकी राजधानी क्या थी? तो हर राजा हर्षवर्धन की राजधानी कान्यकुब्ज थी। कान्यकुब्ज को अब कन्नौज कहा जाता है, या यूं कहें कन्नौज का पुराना नाम कानकुज था। कन्नौज को महोदय श्री भी कहा जाता है, इत्र नगरी भी कहा जाता है। बाकी कन्नौज को अगर हम लोग चर्चा में लें तो कन्नौज कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। कन्नौज उत्तर प्रदेश का पहला जिला, फर्स्ट जिला है जिन्होंने ई ऑफिस प्रणाली शुरू की। इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का पहला जिला जिसने ई ऑफिस प्रणाली शुरू की वो आपका कन्नौज है। कन्नौज में रामगंगा नदी गंगा नदी पर मिलती है। पूछा जाता है कि रामगंगा नदी का मिलन गंगा नदी पर कहाँ होता है? ये आपका कन्नौज में होता है। छेमकली देवी मंदिर आपको कन्नौज में देखने को मिलेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इत्र है, इसलिए इसको इत्र नगरी भी कहा जाता है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो कबड्डी यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है। बेलग्राम का युद्ध कहाँ हुआ था? बेलग्राम का युद्ध एक कन्नौज में हुआ था। कब हुआ था? 17 मई 1540 को बेलग्राम का युद्ध हुआ था। ये युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी जीत गया था। यहाँ पर फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर है, इंपॉर्टेंट है। फ्रेगनेंस एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है? आपका कन्नौज में। लाख बहुसी पक्षी विहार कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, लाख बहुसी पक्षी विहार आपका कन्नौज में। और जयचंद का किला कहाँ पर है? कन्नौज में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पेज है ये। प्रश्न ये पूछा गया था कि आपका भारत कला भवन वाराणसी में तो है, वाराणसी में किस परिसर में है? तो ये आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में आपका भारत कला भवन है। इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जाने तो भारत कला भवन की स्थापना 1920 में हुई थी, इस बात को याद रखेंगे। बाकी हम वाराणसी को चर्चा में लें तो वाराणसी से सीमा साझा करने वाले जिलों को अगर हम देखें, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और भदोई, ये 5 जिले वाराणसी से सीमा साझा करते हैं, याद रखेंगे। वाराणसी में आपका काशी विद्यापीठ है। काशी विद्यापीठ कहाँ है? वाराणसी में। इससे रिलेटेड ये प्रश्न पूछा गया था कि ये काशी विद्यापीठ किसने बनवाया? ये बाबू श्री प्रसाद और भगवान दास जी द्वारा मिलकर बनवाया गया था। काशी विद्यापीठ की स्थापना ईयर याद रखेंगे तो 10 फरवरी 1921 को काशी विद्यापीठ बना था। काशी विद्यापीठ का वर्तमान में नाम क्या है? इसका पूरा नाम अगर हम देखें तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। 11 जुलाई 1995 से इसका नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया था। बाकी वाराणसी आपका एक मंडल है। वाराणसी मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली। यहाँ पर आपको भारत कला भवन देखने को मिलेगा, वैदिक विज्ञान केंद्र देखने को मिलेगा। भाई जौनपुर में आप एक्स्ट्रा जाने, अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। झजरी मस्जिद जौनपुर में। सिराजे हिंद जौनपुर को कहा जाता है। गाजीपुर में आपकी अफीम फैक्ट्री मिलती है। कॉर्नवालिस की समाधि है। इसके अलावा वाराणसी के हम कुछ इंस्टीट्यूट की बात करें तो भारतीय हथकरघा तकनीकी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIBR वाराणसी में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है? वाराणसी में है। दीनदयाल हस्तकला संकुल आपको वाराणसी में मिलेगा। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, मार्कंडे मंदिर वाराणसी, अन्नपूर्णा देवी वाराणसी, ये कई बार हम पढ़ा चुके हैं। भारत माता मंदिर कहाँ है? इंपॉर्टेंट है, आपका वाराणसी में है। काल भैरव मंदिर वाराणसी में। वाराणसी के कुछ उपनाम की अगर हम बात करें, विश्वनाथ नगरी, मुक्तिनगर, राजसार कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर कहा जाता है, घाटनगर और पंडा नगर कहा जाता है। इसके अलावा वाराणसी के मेलों की बात करें, नकटैया मेला, ध्रुपद मेला और रथ यात्रा कहाँ पर लगते हैं? ये आपके वाराणसी लगते हैं। औंधी ताल वाराणसी। बाकी अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट और राजसी घाट ये कहाँ पर है? ये आपके वाराणसी में, इसको याद रखेंगे। वहीं कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? वाराणसी में। मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान की बात करें तो यहाँ पर जहाँ भी हम ट्रिपल एम लिखते हैं इसका मतलब होता है मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान। भारतीय ललित कला परिषद ये कहाँ पर मिलेगा? ये आपको वाराणसी में मिलेगा। इसके अलावा लोक कला भवन की बात करें या लोक कला संग्रहालय की बात करें तो ये आपका वाराणसी में मिलेगा। राज हिंदी संस्थान कहाँ है?
एक आपका इम्पोर्टेंट है हिंदी आपका राज हिंदी संस्थान वाराणसी में 1968 को इसकी स्थापना। इसके अलावा भोजपुरी भवन आपको कहाँ मिलेगा? वाराणसी में मिलेगा। इम्पोर्टेंट है ये आपका सरस्वती भवन पुस्तकालय। सरस्वती भवन पुस्तकालय की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1914 को इसकी स्थापना हुई। ये है कहाँ पर? ये आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में है। और ये संपूर्णानंद कहाँ पर है? ये आपका वाराणसी में है। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा का संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये वाराणसी में काशी में स्थापित किया जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा रुद्राज कन्वेंशन सेंटर की बात करें, रुद्राज कन्वेंशन सेंटर कहाँ है? आपका वाराणसी में। ये भी पूछा जाता है। इस कन्वेंशन सेंटर में आपका 17 सितंबर 2024 को स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ था? 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन आपका वाराणसी में हुआ था। ये कब हुआ था? 28 से 30 नवंबर 2024 को ये आयोजित हुआ था। भाई अगर हम बात करें वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी में बनाया गया और ये कहाँ पर? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में है। याद रखेंगे। बाकी वाराणसी में एक जगह है जिसका नाम है सिर गोवर्धनपुर। क्लियर? सिर गोवर्धनपुर में जन्म स्थान है किनका? संत रविदास जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर? श्री गोवर्धनपुर में हुआ था। और ये 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया गया है। क्लियर? तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ इस तरह से आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा, ताकि आगे और आपको इस तरह से वीडियो लाते रहें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।